गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। धन्यवाद इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर इंदू जी का और सहायक मनीष जी का। जिन दोनों ने प्रयास से गुरुवार को रास्ते पे ले आया। अब गुरुवार नियमित हो चुकी है, तो चूंकि ये शिक्षा से जुड़ी खबरों की बात करती है, इसलिए हर कोई को गुरुवार जरूर सुनना चाहिए। फ्री है ये मैगजीन, अभी इसका कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो आज एक बहुत बड़े कथन से मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। बहुत लोग सोचते हैं कि शिक्षा दाल दलिया का जरिया है, लेकिन नहीं, शिक्षा ही जीवन है। एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज ए लाइफ हिमसेल्फ। एजुकेशन एक जिंदगी है। हम तो खास कर इसी में विश्वास करते हैं। आज गुरुवार के अंक में बहुत कुछ आपको चेंज नजर आएगा। पहला चेंज नजर आएगा, आप खुद देखिए, और धीरे धीरे हर गुरुवार में कुछ न कुछ चेंज करूंगा। एनसीईआरटी के विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सलाह को नई पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जा रहा है। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण जरूरी, स्कूलों में छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए शौचालय, सुप्रीम कोर्ट का डंडा। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रार्थना सभा में पुस्तकों पर करेंगे चर्चा। बेहतरीन प्रयास है दिल्ली सरकार का। सिर्फ 500 विदेशी विश्वविद्यालय ही भारत में परिसर खोल सकेंगे, सिर्फ 500 जिनकी रैंकिंग है। ऐसा नहीं कि हेरू गहरू नथु खैरू आए और लूट के चला जाए। उस शिक्षा में भारत ने चीन को पछाड़ा। अब पूरे देश में मान्य होगा मध्यमा का सर्टिफिकेट, कहीं भी आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक हर्डल था। मध्यमा मतलब जो संस्कृत से इंटर करते हैं। हाई स्कूल +2 में बहाल होंगे 11,000 हेडमास्टर, बिहार की खबर है। और भाई इसका क्लास मैं फिर से 199 रुपये में शुरू करने जा रहा हूँ। पहली बार हेडमास्टर में हम ही लोगों ने किया था, सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी दिया। तो इस पर हमारी मास्टरी है। जिनको लेना है मनीष जी से संपर्क करें। मात्र 199 रुपये है। जो पीछे गया था 1099 तक, इस बार ये जाएगा 1999 तक। इसलिए अभी 199 में खोल रहा हूँ। जिन गुरुओं का एडमिशन लेना भाई ले लीजिए। उसके बाद कुछ मुख्य व्यक्तित्व को डाला गया हूं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाला हूं जो तमाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे और बढ़ाऊंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का दायरा। और अंत में संजय उवाचो, शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर और दिवा स्वप्न। जब मैं यूपीएससी द्वारा आयोजित दिल्ली प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू ले रहा था, तो मुझे लगा कि गुरुओं को कुछ किताबें तो रखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो पहला मैं महसूस किया कि हर के पास एक शिक्षा का गीता, जो नई शिक्षा नीति पे हो, जो मतलब आज तक अंग्रेज के आने के बाद जिसको आधुनिक शिक्षा कहते हैं, 1792 से लेकर अभी तक के सारे चीज़ों को उसमें समाहित किया गया, जो पीछे मैंने चर्चा की। दूसरी इंपॉर्टेंट किताब ये है रविन्द्रनाथ टैगोर और दिवा स्वप्न, दो मौलिक चिंतकों की कृतियां हैं जिसको मैं खुद एडिट किया हूं। और एक तीसरी किताब है देश विदेश के समाजशास्त्रीय चिंतकों के ऊपर। 3 आ गई है। इस सीरीज में 1-2 किताब और आएगी। अभी हम साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये किताबें आप लोग जरूर खरीदिए, बहुत सस्ता है भाई, लेट मत कीजिए। हाँ, एनसीईआरटी के विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सलाह की नई पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया। एनसीईआरटी फोकस ग्रुप बनाती है किसी भी काम को करने के लिए, और राज्य की सहभागिता जरूर है। चूंकि शिक्षा आज भी समवर्ती सूची में है कानून का, तो एनसीईआरटी मोर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो दैट्स व्हाई कि ये सबको तरजीह देती है। कक्षा 3 से कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है। जो आपको पता है, नई शिक्षा नीति के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुका है और राज्य फोकस समूह से महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। 2022 में 25 राज्य फोकस समूह राष्ट्रीय परिचर्चा के विकास के लिए बनाए गए थे, और इसके बाद अनेक संशासित और राज्य स्वीकार किए गए। नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करते समय सभी राज्य फोकस समूहों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। कर्नाटक द्वारा दिए गए सलाह को एनसीईआरटी ने स्वीकार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है?
तो कर्नाटक ने कहा कि भारतीय दर्शन को स्कूल बुक से त्यागने की ज़रूरत है। अब ये मसला डिबेट का है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद इस पे सोचिए। एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई नई किताब वर्ष 2024 में स्कूलों के लिए उपलब्ध होगी और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट फोकस ग्रुप है वो वैज्ञानिक शास्त्र को नई पाठ्य पुस्तक में शामिल करने की सलाह दी है। अच्छी बात है। हरियाणा जो फोकस ग्रुप है स्टेट का, नई पाठ्य पुस्तकों में महर्षि कनाद को शामिल करने की सलाह दी है। और कनाद को क्या बताया है? परमाणु सिद्धांत का जनक। मतलब अभी तक आप डाल्टन पढ़ाते थे, डाल्टन नहीं, आपको कनाद पढ़ाना होगा। हरियाणा ने उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण के कुछ अंश को भी शामिल करने की बात किया है। गुजरात एसएफजी ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान पे संयुक्त अध्याय बनाने की बात की है। मध्य प्रदेश ऐसे अध्याय को शामिल करने की सलाह दी है जिसमें उपनिषद, गीता, महाभारत और रामायण की पौराणिक कथाओं का सार उसमें दिया जाए। तो ये रहा अभी तक। अब आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना होगा। डेट इज कॉल्ड द इंडोलॉजी। हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये सब चीज़ें हम बहुत दिन पढ़ा दी। अब हमें ज़रूरत है जानने का कि कैसे हम मानवता का नैतिक विकास कर सके और मनुष्य को तर्कशील और वैज्ञानिक बना सके। बहुत उसके फायदे भी हुए, आईआईटी और सब कुछ आया। अब इस सरकार की ये मंशा है, तो देखिए इससे कितना प्रभाव पड़ता है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस पर अब डिबेट आप लोग आपस में कीजिए, मैं तो केवल खबर बता रहा हूँ। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण जरूरी। हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बात करती है कि अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पार्टिसिपेशन हो, कैंपस खुले, जो ड्रेन हमारे वेल्थ का होता है वहाँ ना हो, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ही आए और उसके रूल रेगुलेशन हमारे जो हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए जो बॉडी बनने जा रही है, पार्लियामेंट में बिल आ रहा है, इस सत्र में उम्मीद है कि आ जाएगा। यूजीसी खत्म हो रहा है, उसके द्वारा बनेगी। तो अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय ग्रिफिथ सिटी अपने अंतर्राष्ट्रीय परिषद को स्थापित कर रही है और उसके बाद दूसरा डिकिन और कोलेंसनोंग विश्वविद्यालय यहाँ आ रही है, जिसमें उम्मीद है कि अगले साल से पढ़ाई चालू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बहुत वाकई में बहुत दुख की बात है, जो मैं हमारे जो प्रिंसिपल है उनसे मैं बराबर कहता था कि शौचालय अगर आप नहीं देंगे, अगर प्रॉपर नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, तो कभी भी आप शिक्षा में उन्नति नहीं पा सकते। और खासकर बच्चियों के शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल बहुत सारे कॉल उसके अपने ऐसे हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक जनहित याचिका थी जिसपे चीफ जस्टिस ने सुनवाई की। सैनिटरी नैपकिन बांटने और उसके निस्तारण के बारे में राष्ट्रीय नीति का जो मसौदा तैयार हुआ है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार को 4 सप्ताह समय देते हुए निर्देश दिया कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में लड़कियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में शौचालय का राष्ट्रीय मॉडल उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना पर केंद्र सरकार से कहा वह नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने के लिए एक इंटीग्रेटेड नीति बनाए और उस पर बात करें। बहुत अच्छी खबर है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मासिक धर्म स्वच्छता की व्यवस्था न होना लड़कियों की शिक्षा में बड़ी बाधा है और बहुत है कि उस दौरान बहुत सारी लड़कियां नहीं जाती हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रार्थना सभा में पुस्तकों की करेंगे चर्चा। बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना की शुरुआत भी पंडित नेहरू के ज़माने में ही हुई थी। श्री प्रकाश समिति, जो श्री प्रकाश जी उन दिनों महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे, इज़ वेरी क्लोज टू नेहरू जी,
तो प्रार्थना सभा का ये बहुत अच्छा उपयोग दिल्ली सरकार करने जा रही है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ने दिया है कि विद्यार्थी को शिक्षकों के बीच पढ़ने, ज्ञान की संस्कृति, महत्वपूर्ण सोच, सहानुभूति, बौद्धिक कन्वेंशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों में पुस्तक चर्चा पर पहल होनी चाहिए। और ये चर्चा 14 नवंबर से पुस्तक पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया। पूरे शैक्षणिक सत्र तक चलता रहेगा। आप किसी कौन से पुस्तक पढ़ें, क्या उसकी प्रेरणा है, क्या उसके लाभ है, और इसमें भाग लेने वाले नई पुस्तक पे चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा कि एक सकारात्मक पक्ष विकसित होगा, संचार, थॉट, इन सारे चीज़ों में, स्किल में फायदा होगा। और प्रधानाचार्यों के द्वारा सारे स्कूल में इसको सुनिश्चित करने की बात हो रही है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। सिर्फ 500 विदेशी विद्यालयों में भारत में परिसर खोल सकेंगे। ये कहा गया है कि केवल 500 को ही, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, इस पे एक और बात चल रही है कि भारत अपनी रैंकिंग सिस्टम खुद बनाने जा रहा है, ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई फॉर्जरी इंस्टीट्यूट ना आ जाए। तो वो लोग अपना रैंकिंग खोलेंगे और इन संस्थानों में फैकल्टी, स्टाफ की नियुक्ति पूरा उनके ऊपर डिपेंड है। उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। संस्थानों को पारदर्शी तरीके से शुल्क संरचना घोषित करने की अनुमति है। इसकी जानकारी दाखिल प्रक्रिया से 60 दिन पहले देनी होगी, यानी मनमाना फीस नहीं रखेंगे। और उच्च शिक्षण, विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों FHIC के प्रवेश की सुविधाजनक बनाना और भारत में उच्च शिक्षा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और नियम के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता वाले संस्थान को भी परिसर खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये फैसले लिए गए कि विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में शिक्षण केंद्र, अध्ययन केंद्र या मूल इकाई की फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकेगी। ठीक है, मतलब कि केवल आउटसाइड एक कैंपस खोल दे, नहीं, कोई फ्रेंचाइजी नहीं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। संस्थान अपने 2 परिसर स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक संस्थान व्यक्तिगत रूप से पात्रता मापदंडों को पूरा करे। ये नहीं कि एक स्टैंडर्ड पूरा कर रहा है, दूसरा उसका सैटेलाइट कैंपस है। नेवर। UGC को नहीं देना होगा कोई वार्षिक शुल्क। इन विदेशी संस्थानों को सरकार को कोई अलग से शुल्क नहीं देना होगा। उस समय तक तो हालांकि UGC खत्म हो चुकी होगी। उच्च शिक्षा में भारत चीन को पछाड़ा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। एक नई रैंकिंग है QS। इस सूची में जहां एक बार में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, वहीं चीन के ओनली 133 और जापान के 96। चीन के 133 और जापान के 96 विश्वविद्यालय हैं। पिछली रैंकिंग के मुकाबले भारत के विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बार पिछले साल की तुलना में 37 विश्वविद्यालय ज़्यादा है। भारत के आउटबाउंड स्टूडेंट मोबिलिटी, यानी विदेश जाने वाले छात्रों में भी ये उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ भारत 15 वर्षों में पहली बार चीन से आगे निकल गया है। और अमेरिका में हर चौथा बच्चा इंडियन है। वेरी गुड। 2014 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मात्र 16 भारतीय संस्थान शामिल थी, जो बढ़ के 148 हो गई है, 148। वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर। जारी रैंकिंग के मुताबिक सूची में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भारत की है। म्यांमार, कंबोडिया, नेपाल पहली बार रैंकिंग सूची में जगह पाई है। पिछली साल की तरह IIMC बेंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय और IIT बम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, सारे IIT ने एशिया के 100 संस्थानों में अपनी जगह हासिल की है। देश में IIT बम्बे ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और दूसरे पे दिल्ली आ गई है। QS रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय की बढ़ती संख्या भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य के विस्तार को दर्शाता है। भारत वैश्विक शैक्षिक क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। एकेडमिक रिपोर्टेशन, शैक्षणिक प्रतिष्ठा और अप्लायर रेपुटेशन के क्षेत्रीय औसत से नीचे है, लेकिन उसको बहुत जल्दी ठीक किया जाएगा। भारत में
पीएचडी इंडिकेटर कर्मचारियों के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ औसत अंक हासिल किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क इंडिकेटर में भारत ने बहुत अच्छा किया है और दक्षता में भारत ने बहुत अच्छा किया है, जो इसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मापदंड थे। तो आईआईटी बम्बे फर्स्ट एशिया में 40वां, आईआईटी दिल्ली द्वितीय एशिया में 46, आईआईटी मद्रास तृतीय एशिया में 53, बेंगलोर आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 58, आईआईटी खड़गपुर पंचम 59, आईआईटी कानपुर षष्ठम 6 33 और दिल्ली विश्वविद्यालय 7वें पौधान पे है और एशिया में इसका 94 रैंकिंग है। अब पूरे देश में मध्यमा स्तर का सर्टिफिकेट कहीं भी ले प्रवेश, वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वही चीज़ है जो जोनाथन डंकन ने 1818 में इसकी स्थापना की थी, संस्कृत कॉलेज की, जो बाद में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बना, स्टेट यूनिवर्सिटी है। कि मध्यमा स्तर का सर्टिफिकेट अब पूरे देश में एक समान मान्य होगा। विश्वविद्यालय काउंसिल और बोर्ड ऑफ एजुकेशन, स्कूल शिक्षा परिषद ओएससीबी से इस सदस्यता इसको मिल गई है। ऐसे में अब मध्यमा स्तर के विद्यार्थी देश में किसी राज्य में दाखिला ले सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, दिल्ली, बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्य में करीब 600 से अधिक विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय से संबद्ध है। तो बहुत बड़ी बात है, ये संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। राज्य के बाहर विश्वविद्यालय अभी भी प्रथमा कक्षा 8, पूर्व मध्यमा कक्षा 9 और 10, उत्तर मध्यमा कक्षा 11-12 की भी परीक्षाएं कराता है और सर्टिफिकेट जारी करता है। जबकि उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अलग अलग बोर्ड गठित हो गया है। काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन विश्वविद्यालय के माध्यमिक स्तर के सर्टिफिकेट को अपनी सूची में शामिल करेगा। हाई स्कूल +2 में बहाल होंगे 11,000 हेडमास्टर, ये बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। पीछे भी 6,500 कुछ था, 400 लोग सेलेक्ट हो सके। हमारे यहाँ से भी करीब 18-20 लोग थे, बहुत कम लोगों को उस समय पता था। तो अच्छा रिजल्ट दिए थे। तो मैं फिर से 199 रुपये में इस क्लास को ऐप बेस होगा, आप मनीष जी से बात कीजिए, बहुत जल्दी कक्षा स्टार्ट करेंगे, आप इंतज़ार मत कीजिए, वरना बहुत सारे लोग इंतजार करने में गुजर गए। बाद में इसका फीस आपको पता है डायनेमिक है, ये बढ़ के हो जाएगा लगभग 2,000 के बराबर। तो विलंब मत कीजिए, ये बहुत बड़ी खबर है रोजगार के लिए। कुल रिक्तियाँ 6,000 पुराने हैं और नए रिक्तियों को मिलके 11,334 पद है। देख लीजिए, इस मौका को मत जाने दीजिए। 2 व्यक्तित्व का नाम मैंने लिखा है। एक नंदिनी दास, ये महिला है और भारत में जन्मी नंदिनी दास ब्रिटेन की प्रतिष्ठित 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुकर पुरस्कार जीता है। ये बुकर पुरस्कार बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। दास की यह किताब मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी है कि आखिर ये ब्रिटेन इतना छोटा देश कैसे भारत में आया, कैसे पहली फैक्ट्री इसने सूरत में बनाई, धीरे धीरे यहाँ के धन का सब जगह प्रचार हो गया और अंत में हमें गुलाम बना लिया। वंडरफुल किताब है, इसको जरूर पढ़िए। और इनको 25,000 पाउंड की राशि मिली है, 100 रुपये से ऊपर पाउंड चल रही है। साइमा वाजिद, ये बांग्लादेश की तत्कालीन जो अभी हैं वो प्रधानमंत्री, उनकी बिटिया है। इन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया के WHO क्षेत्रीय निदेशक का चुनाव जीता है और इन्होंने शंभू प्रसाद आचार्य को 6 वोटों से हराया और 2024 में ये पद संभालेंगे फरवरी। अब आ गए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इसमें सुधार किए हैं। ये सब कुछ आपको फ्री में मिल सकता है, सबका PDF आप केवल हाय लिख के भेज दीजिए हमारा कस्टमर केयर नंबर या मनीष जी के मोबाइल पे 8800740094। 2022 में राष्ट्रीय परिषद के विकास के लिए कितने राज्य के फोकस समूह बनाए गए थे? तो 24 राज्यों के फोकस समूह बनाए गए थे। NCERT ने किस राज्य के फोकस समूह को सलाह को अस्वीकार कर दिया? अभी आपने देखा कर्नाटक। किस राज्य के फोकस समूह ने भारतीय दर्शन को
स्कूल बुक से त्यागने पर बल दिया था, तो कर्नाटक ने दिया था, कर्नाटक की बात को नहीं माना और रिजेक्ट कर दिया गया। किस राज्य के फोकस समूह ने स्कूल बुक में कनात को शामिल करने की सलाह दी है? हरियाणा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक कौन है? तो क्षेत्रपाल सिंह है, जिसको साइमा वाजिद ने, जिसके जगह साइमा वाजिद आएगी। साइमा वाजिद का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो नंदिनी दास को मिला। भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो डिक्रीन और बेलोगांग। डिकिन और बेलोगांग विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? 148। 2014 में क्यूएस एशिया रैंकिंग में कितने संस्थान शामिल थे? तो मात्र 16। भारत के किस आईआईटी की रैंकिंग एशिया में 40वीं और भारत में प्रथम है? आईआईटी बॉम्बे पहला। तो कम से कम आप शिक्षा के जो लोग जुड़े हैं इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कोई भी चाहे डीएलएड का एडमिशन ले रहा हो, बीएड का एडमिशन ले रहा हो, शिक्षा का बड़ा फील्ड है। यूजीसी के अनुसार विश्व रैंकिंग में सिर्फ कितने में शामिल संस्था भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं? तो 500। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कितने परिसर स्थापित कर सकते हैं? 2। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी। अब आ गई संजय वाचो शिक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर और दिवा स्वप्न। सबसे पहले हम दिवा स्वप्न के लेखक और गिजू भाई बढेरा जी का जन्मदिन था 15 तारीख को, तो इनको ढेर ढेर इनके जन्मदिन पर मैं इनसे आशीर्वाद मांगूंगा। इनकी आत्मा जहाँ भी है, हम इनके दीवाने हैं, हम इनके फैन हैं। ऐसा मौलिक, और दोनों मौलिक चिंतक को मैं एक जगह रखा हूं। टैगोर पे तो ये माना जाता है कि रूसो का खूब प्रभाव है, और हो भी क्यों नहीं। रूसो पहला ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षा को बिल्कुल नैसर्गिक रूप से, नेचुरल वे में देखता है। बहुत नफरत है उसको ये चार दीवारी और तमाम ढंग के जो नौटंकी जो किया जाता है शिक्षा के नाम पे, बेवजह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करना, और बहुत उसके नहीं थे। लोकल मटेरियल से चीज़ें बने, बच्चे सहज होकर और नॉलेज को ले। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आज आपको एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कि पूरे विश्व में नॉलेज जो है वो राज्य प्रायोजित चीज़ें हैं, इस स्टेट स्पॉन्सर चीज़ें। आप अगर सोचें कि मुझे कोई नॉलेज मिल जाए, नहीं मिलने जा रहा है। राज्य जो चाहेगा वही मिलेगा। देख रहे हैं ना एनसीएफ में क्या देखें कि राज्य जो चाहेगा वही नॉलेज मिलेगा। तो नॉलेज क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। तो उस कंडीशन में ही टैगोर हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के साथ तो रहने दो। खुद ये किसी स्कूल में नहीं गए, नोबेल प्राइज जीते, इतने बड़े कवि, इतने बड़े इनको मानवता के प्रति समर्पित थे। ये अंधराष्ट्रवादी भी नहीं थे, अंग्रेज की गुलामी प्रवृत्ति के विरोधी थे, लेकिन ये मानवता के सुख के लिए काम करना चाहते थे। तो अगर केवल स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉलेज मिलेगा तो नॉलेज का सीमांकन हो जाएगा। फिर वो उस दिमाग में नवाचार की क्षमता नहीं रह जाएगी। फिर मानवता का कल्याण कैसे होगा कि स्टेट जो चाहे वही हम पढ़ें, स्टेट ना चाहे। यही बात सुकरात ने कही थी। सुकरात ने क्या कहा था? सवाल पूछो थे। क्या सवाल पूछो? यही कि जो ज्ञान है, जो सत्ता स्टेट स्पॉन्सर चीज है, उन चीजों से सवाल निकालो और पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक इसी बात को अपनी यात्रा बढ़ाते हुए नीत्शे ने भी थोड़ी सी झलक दिया है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न बहुत बड़े फिलोसफर हुए फ्रांसीसी मिशेल फूको, उसने तो बखिया उदाहरण दिया उत्तर आधुनिक में कि भाई ये काम नहीं चलेगा कि नॉलेज स्टेट स्पॉन्सर हो और कहो नॉलेज वही है। नहीं,
ये सारी खूबी आपको टैगोर को पढ़ के ही समझ में आएगी कि नॉलेज जो नेचर, प्रकृति ही सबसे बड़ा गुरु है। मतलब ये जानिए कि प्रकृति का ही अनुकरण सबको करना है, उससे एक अनुभव आता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर नॉलेज तो लेना होगा अगर उस स्टेट में रहना है, उस राज्य में रहना है, लेकिन अगर प्रकृति के अनुभव के साथ वो नॉलेज को, ज्ञान को चस्पा कर दिया जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए इसके पैरोकार हैं गुरुवर। और दूसरा जो गिजू भाई हैं, जो ऑल टाइम ग्रेट हीरो हैं, खुद अपने रोजगार की तलाश में ईस्ट अफ्रीका गए, सब जगह देखे। ये भी वकील ही थी पेशे से, और गांधी जी से लगभग, गांधी जी 1879 के हैं या 85 के हैं, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई। इन्होंने वहाँ से आए और ये शिक्षा पे लग गए, वकालत छोड़ दिया। और दिवा स्वप्न एक कल्पना है, एक काल्पनिक किताब है जिसका कहीं प्रयोग नहीं किया, मन में प्रयोग हुआ कि अगर ऐसी शिक्षा हो, खासकर प्राथमिक शिक्षा, तो वो सच्चे मानव का सृजन करेगी, क्रिएट करेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गिजुभाई पटेरा। उसके बाद गिजुभाई पे उस दौर में कैसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, मोरिया मॉन्टेंसरी इंडिया में ही थी, थियोसोफिस्ट के आग्रह पे आई थी, यानी एनी बेसेंट और तमाम लोग, तो मोरिया पर पाबंदी लग गई कि वो लौट के जा नहीं सकती है। उस पाबंदी का फायदा उठाया और उसका बहुत प्रभाव रहा और गांधी का प्रभाव रहा। तो दोनों के प्रभाव से जो मौलिक चिंतक की बात करता हूं, भारत का अगर मैं कहूं कि जीन पियाजे होने का हक अगर किसी को है तो वो हमारे भाई गिजुभाई बघेला साहब को है। बघेला भी बोलते हैं, बघेला भी। तो इस किताब में मैं इन्हीं बातों को रखा हूं। ये किताब का मूल्य बहुत कम है, 299 रुपया, और आप सबको 40% में मिल जाएगा। डाक खर्च हमारा होगा। और देखिए कि इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के 4 चीज़ों पे हमने जोर दिया। शिक्षा प्रणाली कैसी हो, शिक्षा और परीक्षा कैसी हो, अंग्रेजी की शिक्षा, और प्रकृति और बालक। और दिवा स्वप्न को एज इट इज़ जो इनकी कृति है उसको रखा है कि बच्चों को दिक्कत हो रही थी। बच्चे के आप तो गुरु हैं। जब खासकर प्रिंसिपल के इंटरव्यू के समय मैं सोचा कि 4-5 चीज़ें जानना हर टीचर के लिए ज़रूरी है। हालांकि एक हमारे गांव में कहावत है, न अब वो देवी रही न वो कराह रहा। कराह का मतलब होता है कढ़ाई, जिसमें आप दूध गर्म करते हैं, सब्जी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरी हायरकी में डिस्टर्ब हो गई है। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए प्रोफेसर कृष्ण कुमार जैसे लोग, और कहाँ गए रमाकांत अग्निहोत्री जैसे लोग। तो मौलिक चिंतन की बहुत ज़रूरत है। आप लोग कर सकते हैं तो ऐसी किताबों पढ़िए और रखिए अपनी लाइब्रेरी में। जब कुछ सर्दी का मौसम आ रहा है, थोड़ा सा मूंगफली लेके किसी पार्क में बैठ के 1-2 चैप्टर भी पढ़ेंगे और उसका इम्प्लीकेशन करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमारे नए जनरेशन का जीवन कितना सुखमय हो जाएगा क्या बताऊं। और आप भी बहुत तनाव मुक्त रहेंगे। जय हिंद। इसी के साथ फिर मिलेंगे अब हम लोग दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 1-2 तारीख को। और अधिक से अधिक लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए गुरुवर, ताकि ये मिशन मेरा पूरा हो और विस्तृत रूप से और इसको लाने जा रहा हूँ। जय हिंद।